एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। सभी अपने अपने स्वभाव के अनुसार खाते पीते और जीते थे। एक लोमड़ी थी जो तरह तरह की चालाकियां करके शिकार फंसाती थी। पशु तो अक्सर फंस जाते, लेकिन पक्षी पकड़ना उतना सरल न होता था, क्योंकि जब तक वह झपटती तब तक तो पक्षी उड़कर किसी ऊंचे पेड़ पर बैठ जाते थे। एक मुर्गा था, खूब स्वस्थ, खूब सुंदर। लोमड़ी सोचती इसका मांस तो बहुत सारा होगा और बहुत स्वादिष्ट भी होगा। मुर्गा इतना मोटा है पर नीचे धरती पर तो आता ही नहीं, पेड़ पर बैठा रहता है और फिर उड़कर जाने कहां कहां चला जाता है। जहां भी जाता होगा कीड़े मकोड़े और अनाज के दाने खाने के लिए धरती पर तो आता ही होगा। मेरे सामने यह कभी नीचे नहीं उतरता। लोमड़ी बहाने सोचती रहती और कुछ न कुछ कहती, लेकिन मुर्गा पेड़ पर बैठे बैठे ही उससे बात कर लेता, नीचे नहीं उतरता था। उसे नीचे उतारने की सब तरकीबें बेकार चली गईं लोमड़ी की। जब जब लोमड़ी ने मुर्गे से कहा, नीचे उतरो तो यहाँ देखो, पेड़ की जड़ के पास बहुत सा अनाज गिरा है, खा लो तुम, नहीं तो दूसरी चिड़िया या चूहे आकर सब खा जाएंगे। तब मुर्गे ने उत्तर दिया था, मेरा तो पेट भरा है, खाने दो दूसरों को। जब जब लोमड़ी ने कहा, नीचे आओ, तुमसे कुछ खास बात करनी है, तब मुर्गे ने उत्तर दिया था, सारी खास बातें मैं पेड़ पर बैठे बैठे ही अधिक अच्छी तरह समझ पाता हूँ। इस तरह चतुर मुर्गा लोमड़ी की चालाकी को हरा देता था। एक दिन लोमड़ी पेड़ के नीचे आकर बैठ गई और ऊपर बैठे मुर्गे से बोली, क्या तुमने कल आकाशवाणी सुनी थी? मुर्गा बोला, नहीं तो, मैंने नहीं सुनी। लोमड़ी बोली, कल आकाशवाणी हुई थी। भगवान ने कहा कि यह ठीक बात नहीं, पशु पक्षी आपस में प्रेम से नहीं रहते, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, एक दूसरे की बात नहीं सुनते। सबको आपस में प्रेम से रहना चाहिए। सब पशु पक्षियों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए और आज से कोई भी पशु पक्षी दूसरे पशु पक्षी को नहीं खाएगा, किसी को भी किसी तरह की हानि नहीं पहुंचाएगा। सबको मित्रता के साथ रहना होगा। तो अब मैं भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब तो तुम्हें भी किसी का कोई डर नहीं रहा है। अब तो नीचे उतर आओ, पास पास बैठकर बातें करेंगे तो अच्छा लगेगा। मुर्गे ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम्हारे पीछे की तरफ से तुम्हारे 3-4 मित्र आ रहे हैं, पहले तुम उनसे तो बातें कर लो। लोमड़ी ने दाएं बाएं झांका। मुर्गे ने कहा, अब तो सभी मित्र हैं ना, तुमसे मिलने आ रहे हैं तुम्हारे 4 मित्र शिकारी कुत्ते। इतना सुनते ही लोमड़ी पूरी शक्ति लगाकर भागी। मुर्गा उड़ उड़कर ऊपर ऊपर पेड़ों पर बैठता, उधर उधर ही जाता जिधर लोमड़ी भाग रही थी। मुर्गा बोला, अब भाग क्यों रही हो? तुमने तो आकाशवाणी सुनी थी ना, तुमसे तो भगवान ने कहा था कि सभी पशु पक्षी तुम्हारे मित्र हैं, तो यह कैसी मित्रता है लोमड़ी? मित्रों से बचकर भाग क्यों रही हो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि 4-4 मित्र एक साथ तुम्हें मिलने आए। एक मुझसे बात करने के लिए तो तुम 100 बार आ जाती हो और 4 मित्र तुमसे मिलने आए तो भाग रही हो। यह कैसी मित्रता है तुम्हारी? बताओ तो कुछ मुझे भी। बेचारी लोमड़ी क्या बताती। मुर्गे की चतुराई के आगे उसकी चालाकी बुरी तरह हार जो चुकी थी। एक किसान बड़ा आलसी था। वह अक्सर खेतों में जाता और सारा दिन पेड़ के नीचे सोकर शाम को वापस घर आ जाता। समय पर बुआई न हो पाती, कभी सही समय पर सिंचाई न हो पाती, जैसे तैसे कुछ फसल होती तो सही समय पर फसल कट न पाती। किसान के आलसी स्वभाव के कारण उसकी पत्नी बहुत परेशान होती थी। कम अनाज से काम चलाना पड़ता, घर में हमेशा तंगी बनी रहती, जबकि उनके पास खेती के लिए बहुत भूमि थी। उसकी पत्नी ने सोचा, आलस में किसान बर्बादी करता है, मुझे इसके साथ ही खेतों में जाना चाहिए। पत्नी भी साथ में जाने लगी। वह खुद भी बहुत मेहनत करती
और किसान को भी बैठने नहीं देती। अब फसल अच्छी होने लगी, लेकिन किसान मन ही मन कुढ़ता रहता कि इस औरत के कारण बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मना भी कैसे करें उसे, क्योंकि वह खुद भी तो कितनी मेहनत करती है। एक दिन एक साधु उधर से जा रहे थे। विश्राम के लिए वे पेड़ के नीचे बैठ गए थे। जब किसान और उसकी पत्नी खाना खाने के लिए उस पेड़ के नीचे आए तो स्त्री ने पूछा, बाबा, हमारे पास सूखी रोटी और चटनी है, क्या आप भोजन ग्रहण करेंगे? साधु ने कहा, हाँ बेटी, भूख तो है, सुबह से चल रहा हूँ, बस जल ही पिया है, अन्न नहीं खाया। स्त्री ने साधु को कुछ रोटियां और चटनी दे दी। साधु ने रोटी खाई। स्त्री ने उन्हें अपने घड़े से शीतल जल पिलाया। चलते समय साधु ने कहा, तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की, खुद अधपेट खाकर मुझे पेट भर खिलाया। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो जो भी इच्छा हो। स्त्री कुछ कहती उससे पहले चट से किसान बोल पड़ा, हमें एक सहायक दे दीजिए, बहुत काम करना पड़ता है। दिन भर काम करते करते थकान से चकनाचूर हो जाता हूँ मैं। साधु ने मंत्र फूंका और वहाँ पर एक राक्षस प्रकट हो गया। साधु ने कहा, यह लो तुम्हारा सहायक, यह हर काम कर सकता है। साधु चले गए। राक्षस ने कहा, मुझे काम दो, नहीं तो तुम्हें खा जाऊंगा। किसान ने कहा, यह खेत खोदो। फिर किसान पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी ही देर में राक्षस ने उसे जगाया और कहा, खेत खुद गया है, मुझे काम दो, नहीं तो तुम्हें खा जाऊंगा। किसान हड़बड़ाकर बोला, खेत में बीज बो दो। किसान उठकर बैठा और उसने देखा राक्षस ने तो थोड़ी ही देर में पूरे खेत में बीज बो डाले थे। राक्षस फिर सामने आ गया और बोला, मुझे काम दो, नहीं तो तुम्हें खा जाऊंगा। किसान सोचने लगा, जो काम मैं 10 दिन में करता हूँ यह 10 मिनट में कर देता है, इसके लिए इतना काम कहाँ से लाऊंगा। तभी किसान की पत्नी ने कहा, इस गांव से बाईं तरफ जो रास्ता गया है वहाँ एक कुत्ता रहता है जिसकी पूंछ टेढ़ी है, तुम जाकर उसकी पूंछ सीधी करो। राक्षस चला गया। किसान और उसकी पत्नी घर आ गए। किसान बहुत डरा हुआ था। उसने कहा, वह तो थोड़ी देर में ही आ जाएगा, तब हम उसे क्या काम देंगे? वह तो पल भर में खाना बना देगा, पल भर में घर साफ कर देगा, पल भर में खेत सींच देगा, पल भर में फसल काट देगा। पर फसल उगेगी तो अपने समय से ही, उसमें तो महीनों लगेंगे। हम काम कहाँ से लाएंगे, तब क्या देंगे काम उसे? पत्नी बोली, नहीं आ पाएगा वह। जितनी बार कुत्ते की पूंछ सीधी करेगा वह फिर टेढ़ी हो जाएगी। ऐसे काम में लगा रहने दो उसे, जिस काम को कभी पूरा ही नहीं होना। एक आदमी टोपियां बेचता था। उसके घर की स्त्रियां तरह तरह की टोपियां सिलती और वह उन्हें टोकरी में भरकर बेचने जाता था। वह गली गली में हाँक लगाता, टोपी ले लो टोपी, रंग बिरंगी टोपी, टोपी वाला आया, टोपी वाला आया, टोपी ले लो टोपी, रंग बिरंगी टोपी। वह कभी गाँव में घूमता, कभी नगरों में घूमता। उसकी टोपियां हर जगह पसंद की जाती थीं और हर जगह खरीदी जाती थीं। उसके परिवार का भरण पोषण टोपियां बेचकर ही होता था। घर की लड़कियां भी टोपियां बनाने में हाथ बटाती थीं और हर दिन बहुत सारी टोपियां तैयार हो जाती थीं। वे सब टोपियां अगले दिन बिकने के लिए शहरों में जाती, गांवों में जाती। टोपी वाला खुश था, टोपी वाले का परिवार खुश था। एक दिन टोपी वाला थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने टोपियों से भरी टोकरी बगल में रखी हुई थी। वह इधर उधर की बातें सोच रहा था और यूं ही उसने एक टोपी उठाकर अपने सिर पर रख ली थी। उस पेड़ के आसपास बहुत सारे बंदर उछल कूद कर रहे थे। वे इतने पास भी नहीं थे कि टोपी वाले को उनसे कोई खतरा लगता, लेकिन बंदर तो होते हैं नकलची। वे टोपी वाले को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि उसने टोकरी से कोई चीज उठाई
और उसे सिर पर रख लिया। तो बंदरों को भी नकल करने की सूझी। उन्होंने टोपियां उठाईं और पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ पर जाकर उन्होंने अपने अपने सिर पर टोपी रख ली। टोपी वाले का ध्यान कुछ देर तो बंदरों की ओर गया ही नहीं, पर जब उसकी नजर अपनी टोकरी पर गई तो उसका दिल बैठ गया। हे भगवान, कल सारे दिन की मेहनत कहाँ गई? मैं सुबह से घूम रहा हूँ टोपियां लेकर, अब शाम को घर क्या लेकर जाऊंगा? कहाँ गई टोपियां? उसने इधर उधर देखा, दाएं बाएं देखा, टोपियां न दिखी। पर जब उसने पेड़ के ऊपर देखा तो और भी होश उड़ गए। उफ, टोपियां तो बंदरों ने हड़प ली। अब क्या होगा? इनसे मांगूंगा भी तो ये मेरी बात नहीं समझने वाले। वह निराश बैठा रहा कुछ देर। फिर उसे एक उपाय सूझा और उसने झट से अपने सिर पर रखी हुई टोपी टोकरी की तरफ फेंक दी। बंदरों ने उसे ऐसा करते देखा और नकल करके अपने अपने सिर पर रखी टोपी उठाई और टोकरी की तरफ फेंक दी। अब अनेक टोपियां टोकरी में थीं और कुछ उसके आसपास गिरी हुई थीं। टोपी वाले ने झटपट नीचे गिरी टोपियां उठाईं और अपनी टोकरी लेकर तेजी से जंगल पार चला गया। वह भगवान का धन्यवाद कर रहा था कि सही समय पर सही उपाय सूझ गया, वरना कितनी हानि हो जाती। शाम को खाली हाथ घर लौटना पड़ता, न बच्चों के लिए कुछ चना चबे न ले पाता, न कोई मिठाई न खिलौना। बेचारे मासूम बच्चे तब कैसे उदास हो जाते। हड़बड़ी में तो गड़बड़ी ही होती है ना। समाधान तो शांति से सोचने पर ही मिलता है। एक किसान के 4 बेटे थे। किसान जितना मेहनती था, बेटे उतने ही आलसी थे। किसान इस बात से बहुत चिंतित रहता था कि इन आलसी लड़कों का क्या होगा। मेरे बाद ये लोग अपना पेट कैसे भरेंगे? किसान दिन भर खेत में काम करता और लड़के इधर उधर घूमते रहते या घर पर सोते रहते। जब किसान उनसे कोई काम कहता तो वे भला टालने के जैसे काम करते। ढंग से, इत्मीनान से, अच्छे तरीके से काम नहीं करते थे। 4 जवान लड़के घर पर होते पर न घर ठीक से साफ रखते, न ठीक से खाना पकाते। जो कुएं से पानी खींचता वह 2 मटके से ज्यादा न भरता। जो खाना पकाता वह खिचड़ी बनाकर ही बस कर देता। जिसे सफाई सौंपी गई होती वह सामान इधर उधर बिखरा छोड़कर यूं झाड़ू मारता कि बहुत सा कूड़ा सामान के बीच ही फंसा रह जाता। जिसे खेत की रखवाली के लिए कहा जाता वह मचान पर जाकर खर्राटे भरता। किसान उन्हें समझाने की कोशिश करता पर वे ध्यान ही न देते सीख पर। बेचारा थका मांदा किसान कब तक बोलता, कितना बोलता। एक बार किसान बीमार पड़ गया। खेतों की फसल भी रो धोकर काटी उसके बेटों ने। काट कर घर लाने में आनाकानी। जैसे तैसे घर ले आए तो खलिहान का काम करने में फिर रोना। कहीं अनाज जानवरों ने खाया, कहीं चूहों ने, कहीं चिड़ियों ने। अनाज आधा हो गया और गंदगी भी खूब हो गई उसमें। किसान बेचारा समझ ही नहीं पा रहा था कि करूं तो क्या करूं। बीमार था तब भी बार बार बोलना पड़ता जवान लड़कों को। अपनी समझ से वे कोई काम करते ही न थे। बार बार कहने पर भी अच्छी तरह काम नहीं करते थे। वे खुद ढंग से नहीं रहते थे। बेचारे बीमार पिता की क्या देखभाल करते। आखिर बूढ़े को लगने लगा कि अंतिम समय आ गया। किसान ने 4 बेटों को बुलाया और कहा, मैंने खेत में धन गाड़ कर रखा है, तुम लोग मिलकर उसे निकाल लेना और साथ साथ प्रेम से रहना। फिर किसान मर गया। गड़ा धन पाने के लिए बेटों में बड़ी जिज्ञासा थी, जल्दी थी। खेत खूब बड़ा था। उसके पूरब वाले कोने से एक भाई खोदने लगा, दूसरा भाई पश्चिम के कोने से खोदने में जुटा।
तीसरा भाई उत्तर की तरफ से खोदने लगा और चौथे ने दक्षिण से खुदाई शुरू की। सुबह से शाम तक वे लगातार खोदते रहे, पर उन्हें कोई धन नहीं मिला। उन्होंने सोचा खेत के बीच में ही कहीं धन होगा। अगले दिन भी वे सुबह सवेरे कुदाल फावड़े लेकर खुदाई में जुट गए। अब न उन्हें आलस सता रहा था, न नींद आ रही थी, न थकान लग रही थी और न ही वे ऊब रहे थे। दूसरा दिन भी समाप्त हो गया और खेत अभी आधा ही खुद पाया था। उसमें एक खोटा सिक्का तक नहीं निकला था। तीसरा दिन भी वैसा ही रहा। खाना, सोना, आलस, ऊब सब कुछ भूलकर वे चारों भाई खुदाई में ही जुटे रहे, पर कुछ न मिला। चौथे दिन एक ने कहा, कोई धन नहीं मिलने वाला। दूसरा बोला, अब तो थोड़ा सा खेत बाकी है, उसमें ही धन निकलेगा। तीसरा बोला, 3 दिन मेहनत की है तो एक दिन और सही। चौथा बोला, हमारे पिता ने झूठ तो बोला नहीं होगा अंतिम समय में। इस तरह चौथे दिन भी वे खेत खोदते रहे। बहुत बड़ा खेत था और वह पूरा खुद चुका था। कहीं कोई धन नहीं मिला, जबकि खुदाई उन्होंने खूब अच्छे से की थी, खूब गहरे गहरे खोदा था। अगले दिन उनके पिता के मित्र हालचाल पूछने आए और बोले, तुम्हारे पिता महीना भर सांस खींच खींच कर, पसीना बहा बहा कर उस खेत को मुश्किल से खोद पाते थे, जिसे तुम चारों ने 4 दिन में ही खोद डाला है। शाबाश बेटो, अब इस खोदे हुए खेत में बीज डाल दो। सबसे अच्छे बीज हंडिया में रखे हैं तुम्हारे पिता ने। देखना, सोने की बालियां उगेंगी। किसान का तो यही धन होता है। सचमुच बहुत अच्छी फसल हुई और चारों भाइयों को पिता की बात समझ में आ गई कि परिश्रम ही असली धन है, जिससे सब कुछ पा सकते हैं।